डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर के एफएमओ के पेपर के अंतर्गत सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यूनिट नंबर 3 का एक चैप्टर है सेबी। सेबी के अंतर्गत यह बताया गया है कि यह एक संस्था है जो जितनी भी प्रकार की प्रतिभूतियां मार्केट में जारी की जाती है, चाहे वो अंशों के रूप में हो, चाहे वो बॉन्ड के रूप में हो, चाहे अन्य किसी रूप में हो, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए 1992 में यह संस्था खोली गई थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूंजी बाजार के अंतर्गत जितने भी प्रकार की कंपनियां हैं जो शेयर जारी करती है, जनता से पैसा लेती है, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए। उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा सेबी की स्थापना की गई थी। सेबी का पूरा परिचय जानते हैं। सेबी की स्थापना 12 जनवरी 1998 को हुई थी, 88 को हुई थी, लेकिन इसका वैधानिक अधिकार 1992 में प्रारंभ हुआ। इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। और इसके प्रबंध की जहाँ तक बात की जाती है, इसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें एक अध्यक्ष होता है, दो सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय से आते हैं, एक सदस्य होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें 3 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होते हैं, और 2 सदस्य गैर वैधानिक सलाहकार समिति के रूप में लिए जाते हैं जो एडवोकेट वगैरह होते हैं। इस प्रकार से सेबी की स्थापना की गई है। पूरा एक बार वापस से देखिए। 12 अप्रैल 1988 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। वैधानिक अधिकार इसने 4 अप्रैल 1992 को प्रारंभ किया था। क्षेत्रीय कार्यालय इसका दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई में है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। प्रबंध में एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं जो वित्त मंत्रालय से आते हैं, एक सदस्य होता है जो आरबीआई से आता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें 3 पूर्णकालीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होते हैं, 2 सदस्य गैर वैधानिक सलाहकार समिति के रूप में आते हैं। सेबी के संगठन की बात की जाती है तो इसमें 7 विभागों में इसको बांटा गया है। पहला है सेबी का प्राथमिक बाजार व विनियोक्ता परिवेदना एवं मार्गदर्शी विभाग, जो प्राइमरी मार्केट है जिसको अपन न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं, उसके कंट्रोल के कंसर्न में है ये विभाग निम्न मामलों की देखरेख करता है: प्राथमिक बाजार की नीतियों का निर्माण करना, मध्यस्थों में मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं, विनियोग सलाहकार, अभिगोपन, ऋण संबंधी कार्य, ये विभाग देखता है। दूसरा है निर्गमन प्रबंध एवं मध्यस्थ विभाग। निर्गमनों की जानकारी एकत्र करना, परामर्श प्रदान करना, प्राथमिक बाजार संबंधित मध्यस्थों के बीच समन्वय का कार्य यह विभाग करता है। जो जितने भी प्रकार के शेयर जारी किए गए हैं उन शेयरों के संबंध में मीडिएटर के रूप में जो काम दलाल वगैरह करते हैं उसकी सारी कार्य प्रणाली ये विभाग देखता है। तीसरा है सहायक बाजार नीति। स्कंद विनिमय केंद्र के सदस्यों का पंजीयन एवं नियमन, सहायक बाजार की नीतियों का क्रियान्वयन करना, नए विनियोगों का प्रबंध, मूल्य उच्चावचन को नियंत्रित करना, स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों का एकत्रीकरण, सारणयन एवं प्रकाशन करना आदि इसका कार्य है। तीसरे विभाग का जो सहायक बाजार नीति के अंतर्गत कार्य करता है। चौथा है सहायक बाजार स्कंद विनिमय प्रशासनिक निरीक्षण विभाग। यह स्कंद विनिमय के प्रशासन को देखता है कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनका कुछ है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये देखते हैं। संस्थागत विनियोग, एकीकरण, अधिग्रहण, शोध, प्रकाशन विभाग जो विधि विभाग के अंतर्गत आता है। विधि विभाग एक अलग से खोला गया है जो केवल लॉ के काम देखता है, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं तो लीगल एडवाइस वगैरह का काम देखता है। अनुसंधान विभाग, यह विभाग स्टॉक एक्सचेंज केंद्र व उससे संबंधित सभी पक्षों की आवश्यकता अनुसार जांच व परीक्षण आदि करता है। ये 7 इसके विभाग बनाए गए। 7 विभागों के बारे में विस्तृत से आपको बताया गया। आप 7 विभागों के बारे में वापस से देख सकते हैं। उसके बाद में 7 विभागों के बाद में अध्यक्ष की शक्तियाँ,
बोर्ड के अध्यक्ष को सेबी के कार्यकलापों के सामान्य निरीक्षण व निर्देशन की शक्तियां प्राप्त होती है, सेक्शन 4(3) में दी गई है। बोर्ड का जो भी सेबी का अध्यक्ष होगा उसको निरीक्षण और निर्देशन की शक्तियां प्राप्त होती है, वो सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। सदस्यों को हटाना, केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में सदस्यों को हटा भी सकती है जब वो दिवालिया हो जाए वगैरह वगैरह। वो छोटा सा चैप्टर था, इसमें सारी जानकारियाँ दे दी गई सेबी के कंसर्न में। अब उसी के कंसर्न में आगे है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ये शॉर्ट नोट हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, तो इसको ढंग से समझिए। इसके अंतर्गत निर्गमन द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि होती है और ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण, सूचनाओं, विज्ञापन, ऑफर, दस्तावेज आदि से प्रभावित होते हैं। इसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में प्रयोग किया जाता है। आईपीओ के बंद होने के पश्चात मूल्य निर्धारण दो तरीके से किया जाता है। निश्चित मूल्य निर्धारण, इसमें सामान्य निर्गमन होता है। इसमें निर्गमन की जाने वाली का मूल्य निश्चित होता है तथा आवंटन अग्रिम में किया जाता है। निश्चित मूल्य निर्धारण में सामान्य निर्गमन होता है और निर्गमन की जाने वाली का मूल्य निर्धारण आवंटन अग्रिम किया जाता है। बुक बिल्डिंग निर्गमन में क्या होता है कि निर्गमनकर्ता द्वारा 20% प्राइस बॉन्ड निवेशकों के लिए रहते हैं। जितने भी आपने शेयर इशू किए हैं उसके 20% तो आपके रिजर्व रह गए और अंतिम मूल्य निर्धारण निर्गमन के बंद होने के उपरांत प्राप्त होते हैं। 20% तो रिजर्व कर दिए, उसके बाद जो पीछे बच गए वो बंद होने के बाद जारी होंगे। इसमें 10% अग्रिम भुगतान आवेदन के समय आवश्यक रूप से होना होता है। टोटल अमाउंट का 10% बुक बिल्डिंग में जिस समय एप्लीकेशन मंगाई जाती है उसी के साथ पैसा आना जरूरी होता है। अगला एक शॉर्ट नोट है निर्गमन का निजी स्थानन, प्राइवेट प्लेसमेंट। जब नई निर्गमन प्रतिभूतियों के विक्रय की इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियों को चुनते हुए निवेशकों, निर्गमन संस्थाओं, वित्तीय मध्यस्थों, निर्गमन ग्राहों, बैंकों आदि को विक्रय कर देते हैं तो निजी स्थानन कहलाता है। यानी जितनी भी प्रतिभूतियां होती है उस प्रतिभूतियों को सेलेक्ट करके केवल कुछ सेलेक्टिव लोगों को ही देना है। सेलेक्टिव लोगों, निवेशकों के नाम लिख दिए, निर्गमन संस्थाओं के नाम लिख दिए, वित्तीय मध्यस्थों के नाम बता दिए, निर्गमन ग्राहों के नाम बता दिए, बैंकों के नाम बता दिए, तो केवल वही लोग इनको खरीद सकते हैं। तीसरा शॉर्ट नोट है ऑफर फॉर सेल। यह प्रतिभूतियों के विक्रय का एक प्रत्यक्ष विधि है। जब कंपनी बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो उसे निर्गमन की सफलता के लिए कुछ मध्यस्थों की सेवाएं भी लेनी पड़ती है। ये मध्यस्थ निर्गमन से संबंधित होते हैं और जनता को अंश बेचने के लिए कहते हैं सीधे विक्रय के प्रस्ताव करती है। इसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। डायरेक्ट खरीदने का मामला है। देखिए, वापस इसको समझने की कोशिश कीजिए। यह प्रतिभूतियों के विक्रय की एक विधि है। जब बड़े पैमाने पर प्रतिभूतियां निर्गमन करती है तो उसे निर्गमन की सरलता के लिए कुछ मध्यस्थों की सेवाएं लेनी पड़ती है। मध्यस्थ निर्गमन से संबंधित होते हैं और जनता को अंश बेचने के लिए कंपनी से सीधे विक्रय के प्रस्ताव रखते हैं। यानी मध्यस्थ को सीधा सारा माल बेच दिया, ऑफर फॉर सेल कहलाएगा। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक सार्वजनिक कंपनी को समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात पूंजी का प्रबंध करना पड़ता है। इसे पूंजी प्रबंध करने के लिए अंशों को क्रय करने का निमंत्रण जनता को दिया जाता है। इस निमंत्रण में कंपनी की संक्षिप्त जानकारी प्रेषित की जाती है। इसे प्रविवरण कहते हैं। अन्य शब्दों में प्रविवरण एक ऐसा विवरण है सूचना पत्र। ये अपने बीकॉम सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ में पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, उसी का अर्थ वापस समझाया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि सेबी क्या थी, सेबी के नियम क्या थे, सेबी ने कौन कौन से कार्य करते हैं और सेबी का क्या कुछ रहा, उसके साथ छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको और जानकारी देंगे। धन्यवाद।